हेलो एवरीवन, केडी क्लासेज लूणकरण सर इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो हम भूगोल के क्लास 12 के लिए क्या है, एक कड़ी लेके आए थे चेन, जिसमें आगे आज हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या एवं घनत्व और उसकी वृद्धि के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा या कहना चाहूंगा। जब पांव तुम्हारे रुक जाए, आंखों में आंसू चुभ जाए, मंजिल की सारी उम्मीदें दिल आग बने और फूक जाए, संग्राम अगर हारे भी तो सेना साधन वारे भी तो, तुम मन को छोटा मत करना, बस हिम्मत कर चलते रहना। जब कहने वाले कहते हो गौर पोर से बहते हो, पर और निराशा छाई हो, असफलता हो तन्हाई, सारा सब कुछ बर्बाद रहे, बस पीड़ा ही आबाद रहे, दुनिया तुमको समझाएगी, चलते पथ से भटकाएगी, फिर भी अपने मन की करना, जिद करते थे करते रहना, तुम हिम्मत कर चलते रहना, आराम नहीं अपना, लड़ना ही है जय का साधन, पर हिम्मत रखना यार मेरे, लहरों से ना पतवार डरे, तूफान का रास्ता मोड़ेंगे, मौजों की बाहें मरोड़ेंगे, सूरज का माथा चूमेंगे, हम भी मस्ती में झूमेंगे, संघर्षों के ये सब किस्से आगे नस्लें दोहराएगी, एक नाम तुम्हारा लेकर जिद का परचम लहराएगी, एक दिन तो वो भी आएगा जब सारे गम धुल जाएंगे, ये निंदा करने वाले ही तब जय जयकार लगाएंगे, ये पीड़ा ताज बनेगी तब ये जख्म लिखेंगे तहरीरे, रणधीर भले मर जाता है, जिंदा रहती है शमशीरें, इस जीत हार की उलझन से आगे बढ़ना, बढ़ते रहना, बस हिम्मत कर चलते रहना, बस हिम्मत कर चलते रहना। तो हिम्मत अपने को हारनी नहीं है। और आज हम विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि होता क्या चीज है। जनसंख्या वितरण का मतलब क्या है, सबसे पहले वो देखो कि पृथ्वी की सतह पर लोग किस प्रकार बसते हैं। वितरण का मतलब फैलाव। वितरण का क्या मतलब होता है? फैलाव। फैलाव के बारे में बताना है, व्यवस्था, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह पर लोगों के फैलाव यानी वितरण की अवस्था। तो आपको यह भी याद रखना है कि जनसंख्या का लगभग 10% यानी हम बोल सकते हैं कि अपने पूरे विश्व में जितनी भूमि है, जितनी भूमि का क्षेत्र है, उसके 10% भूमि पर जनसंख्या का 90% संख्या क्या करती है? निवास करती है। ये दे रखा है, दुनिया की 90% आबादी अपने भूमि क्षेत्र के लगभग 10% में रहती है, ठीक है। और इन 10% में भी क्या है, 60% ऐसा एरिया है जिनमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करते हैं। क्या बोला है? 10 सबसे आबादी वाले देश दुनिया की आबादी का लगभग 60% योगदान करते हैं। और इन 10 देशों में भी 6 देश अपने एशिया महाद्वीप से है। कितने देश? 10 में से 6 एशिया महाद्वीप से है। चलें आगे। आगे देखो, जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवेश करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितने लोग निवास करते हैं उनकी औसत संख्या क्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि भूमि के आकार के लोगों की संख्या के बीच का अनुपात है। यह आमतौर पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या क्षेत्र के घनत्व में मापा जाता है। कुछ क्षेत्र घनी आबादी वाले जैसे उत्तर पूर्वी अमेरिका, उत्तर पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पश्चिम और पूर्वी एशिया। कुछ क्षेत्र बहुत कम आबादी वाले हैं जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्रों के पास और भूमध्य रेखा के पास उच्च वर्षा, जो कि कुछ क्षेत्रों में मध्यम चीन, दक्षिण भारत, नॉर्वे, स्वीडन आदि घनत्व है। आगे देखो, जनाक्य संक्रमण सिद्धांत का उपयोग, ये क्या चीज होती है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कि ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ये देखना अपने को।
इसका मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करना, वर्णन करना। ठीक है, यही रखा है। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान यानी पहले से अनुमान लगाना, पहले से अनुमान लगाना, अनुमान लगा के किया जा सकता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक होंगे। ठीक है, एक तो होगा भौगोलिक कारण, भौगोलिक का मतलब है जलवायु हो गई, मौसम हो गई और चीजें हो गई। दूसरा होगा आर्थिक, आर्थिक का मतलब है कि आर्थिक पैसों से भी हो सकता है कि पैसों की बहुता हो, या फिर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ठीक है, तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक, इसमें आएंगे धर्म और जाति के नाम पर। ठीक है, आर्थिक का मतलब क्या हो जाएगा, आपकी जनसंख्या के निवास पर या उनके आमदनी के अनुसार। भौगोलिक में कौन से आ जाएंगे, आपको बता ही दिया, जैसे जलवायु आ गई। ठीक है, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो देखते हैं 3 प्रकार के कौन कौन से है। पहला प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण में भी पहला दे रखा है ऊंचावच। इसका मतलब क्या है कि कहीं पर पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं उबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग रहते हैं। भाई जिस इंसान को जितनी ज्यादा जहां सुविधा मिलेगी वो लोग वहीं रहेगी। पर्वत है, पहाड़ है, ठंडा इलाका है, गर्म इलाका है, उन जगह पर कम लोग रहते हैं। जबकि नॉर्मल जगह, मैदानी क्षेत्र है जहां पर कृषि की जा सकती है, वहां पर क्या जनसंख्या ज्यादा होती है। तो ये इसमें दे रखा है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि क्या होती है, मुलायम रूप होती है, खाद्य वाली होती है, कृषि की जा सकता है। यही कारण है कि नदियां, घाटियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, होंगो आदि की घाटियां अधिक घनी बसी है। जलवायु में देखो, अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करती है। ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, विरल का मतलब क्या हो गया, खुला, या बोल सकते हैं बिखरा, बिखरा। जैसे मरुस्थल व पहाड़ी क्षेत्र मानसून प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, जैसे एशिया के देश। मिट्टी हो गई इसमें। ठीक है, मिट्टी का जो जितनी उर्वरक होती है, जितनी जिसमें नमी होगी, जितनी जिसमें खाद जैसी होगी, शक्ति का बहुत प्रभाव है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न, अन्य फसलें अधिक पैदा की जाती है तथा प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है। इसलिए नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हैं। जल की उपलब्धता देखो, लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल क्या हो, आसानी से मिल जाए। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व के सर्वाधिक भूमि बसे हुए क्षेत्र। भाई जहां पर लोगों को जल मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, कृषि योग्य जमीन मिलेगी, वहीं रहना पसंद करेंगे। यानी खाने पीने की जगह। अधिक घने वनों के कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती, लेकिन कोणधारी वनों की आर्थिक उपयोगिता अधिक है, इसलिए उन्हें काटने के लिए वहां बसते हैं। आर्थिक कारक, परिवहन के साधनों के विकास से लोग दूर के क्षेत्रों से परिवहन के बेहतर साधनों से जुड़ जाते हैं। विश्व के सभी परिवहन साधनों से जुड़े क्षेत्र संगनाबाद है। यानी जहां पर परिवहन, परिवहन का मतलब कल बताया था, किसी वस्तु या माल को ले जाने लाने के लिए जो अपने साधन यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, परिवहन। तो जहां पर परिवहन की सुविधा ज्यादा होगी, साधन ज्यादा होंगे, लोग वहां पर ज्यादा रहना पसंद करेंगे। जहां नगरीकरण है, जहां पर हर चीजें मिल रही है, जहां उद्योग है, वहां भी लोग ज्यादा रहेंगे। ठीक है, खनिज निक्षेप, जहां पर खनिज की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, वहां भी लोग क्या है, आकर्षित होंगे, वहां ज्यादा रहते हैं। धार्मिक व सांस्कृतिक कारक, धार्मिक कारण, या तो धार्मिक कारण कैसा हो सकता है कि धर्म के कारण लोग क्या करते हैं, देश छोड़ के जाते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह, किसके कारण है, धर्म के कारण। या फिर जाते हैं किसके, राजनीति के कारण। राजनीति में कौन कौन से आगे, जैसे अंदर गृह युद्ध हो गया, ठीक है, या फिर अशांति हो गई किसी भी प्रकार के। जैसे जम्मू कश्मीर में लोग रहना कम पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर गृह युद्ध ज्यादा है, अशांति है, इसलिए। तो ये दे रखा है। धार्मिक कारणों से लोग अपने घरों छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अयहूदियों को यूरोप छोड़कर
रेगिस्तान के एक इजराइल नामक देश में बसना पड़ा। और दक्षिण अफ्रीका में भी क्या था, काले गोरे का भेदभाव था, तो उनके आधार पर भी जनसंख्या का वितरण प्रभावित हुआ है। राजनीतिक कारक में देखो, किसी देश में गृह युद्ध, अशांति आदि के कारण भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए फारस की खाड़ी का युद्ध, श्रीलंका में जातीय संघर्ष आदि क्या है, जनसंख्या का पलायन, यानी छोड़ एक जगह से दूसरी जगह जाना। पलायन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो रही है तो वहां भी जनसंख्या का प्रभाव पड़ेगा। यह समय की एक विशिष्ट अवधि के दौरान एक क्षेत्र निवासियों की संख्या में परिवर्तन को संदर्भित करता है। जब जनसंख्या में परिवर्तन प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो इसे जनसंख्या की वृद्धि दर कहा जाता है। जब जन्म और मृत्यु के बीच अंतर करके जनसंख्या में वृद्धि होती है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। अब तीन प्रमुख कारण कौन कौन से हैं जनसंख्या परिवर्तन के, ये देखेंगे अपने। एक होता है जन्म दर, एक होता है मृत्यु दर, एक होता है प्रवास। जन्म दर में अंदर क्या होता है, अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म किए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी 1000 स्त्रियों के द्वारा कितने जीवित बच्चों को क्या किया गया, व्यक्त किया गया है, उनको बोलते हैं। इसके उच्च होने का जनसंख्या परिवर्तन से सीधा संबंध है। फिर मृत्यु दर, ठीक है। मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती जन्म दर से ही नहीं होती अपितु घटती मृत्यु दर से भी होती है। फिर है प्रवास, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत उद्गम स्थान को छोड़कर जाना व गंतव्य स्थान पर आकर बसना, आप दोनों सम्मिलित है। ठीक है। स्थायी या अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। चलें आगे। प्रवास के अपकर्ष कारक कौन कौन से हैं, तो एक तो अपकर्ष होता है, के बारे में पढ़ेंगे। अपकर्ष का मतलब होता है गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षण बनाते हैं। अप का मतलब है ज्यादा, प्रति का मतलब उल्टा। कौन कौन से कारण, काम के बेहतर अवसर, रहन सहन, शांति, अनुकूल जलवायु, जीवन संपत्ति। प्रतिकर्षी का मतलब किन कारणों से वहां पर जनसंख्या निवास नहीं करती, तो कारणों में कौन कौन से हो जाएगी, जनसंख्या कम रहना पसंद करती है उनमें आ जाएगी रहन सहन की निम्न दिशाएं, राजनीतिक प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां, आर्थिक पिछड़ापन। चले आगे। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या भी क्या होगी और उनका फायदा भी क्या होगी, दोनों चीजें देखेंगे, परिणाम भी और दुष्प्रभाव भी। तो समस्या तो अपने कौन कौन से होगी, संसाधनों पर अत्यधिक भार होगा, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होगी तो संसाधन ज्यादा चाहिए, लेकिन संसाधन कम है तो एक संसाधन पर क्या, यहाँ संसाधन का मतलब साधन, उन पर क्या भार, लोड ज्यादा हो जाएगा। साधनों का तीव्र गति से हाथ कमी, जनसंख्या के भरण पोषण में कठिनाई, विकास की गति का अवरोध यानी रुकना, रुकावट। ठीक है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। जनसंख्या के परिणाम देखो क्या हो जाएंगे, संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, समाज की आधारभूत संरचना स्वयं ही अस्थिर हो जाती है, देश का भविष्य चिंता व निराशा में डूब जाता है। किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर, अगर जनसंख्या तेज गति से बढ़ेगी तो वहां पर विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, विकास कम हो जाएगा। ठीक है ना। जनसंख्या ज्यादा होगी तो अपने को चीजें कम मिलेगी, खाने पीने की है, जो भी साधन है वो सीमित मात्रा में मिलेंगे, यही चीज हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये हो गया भोजन की समस्या, ज्यादा जनसंख्या होगी तो रहने के लिए जगह की भी समस्या होगी, बेरोजगारी भी होगी, क्योंकि इतने लोगों को काम नहीं मिल पाएंगे, इतने साधन ही नहीं है, निम्न जीवन स्तर हो जाएगा, काम नहीं मिलेगा तो जनसंख्या का कम, खेती पर ज्यादा जनसंख्या डिपेंड करेगी तो कृषि में भी कमी हो जाएगी, और बचत में तो कमी होनी है, क्योंकि पहले 100 रुपए में 2 जने घर के सदस्य काम चला रहे थे, अब 4 हो गए तो उनमें भी कमी हो जाएगी, बचत में भी। स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, गंदगी बढ़ाएंगे और करेंगे, तो स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा।
जनाक्य संक्रमण किसको कहते हैं? जनांकीय संक्रमण का मतलब है किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन, जनसंख्या के या तो उसको वर्णन करना या पूर्वानुमान लगाना। क्या लगाना? पूर्वानुमान, यानी पूर्व से अनुमान लगाना। ठीक है, तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण, खेती और अशिक्षित में उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो उस समाज में उच्च जन्म व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु दर की स्थिति आने लगती है। ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से जनाक्य चक्कर कहा जाता है। ठीक है, अवस्थाएं 3 होती है, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी अवस्थाएं? प्रथम अवस्थाएं, द्वितीय और तृतीय। प्रथम अवस्था में क्या होगा? उच्च जन्म दर होगा और ऊंची मृत्यु दर होगा। द्वितीय में क्या होगा? सबसे पहले उच्च जन्म दर होगा, फिर कम होगा और मृत्यु दर भी कम होगा। और तृतीय में क्या होगा? निम्न मृत्यु दर और निम्न उच्च दर। ये चीजें याद रखोगे, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था पढ़ लेना ये। तो इसी के साथ क्लास हम समाप्त, मिलते हैं कल, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।